तो नमस्ते बंधु, मेरा नाम है सुदीप और स्वागत है मेरे चैनल रेसलिंग पैरेट पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं WWE की द बिगेस्ट पार्टी ऑफ द समर स्लैम के बारे में। और आज समर स्लैम में जो हुआ है ना, डेफिनेटली आप ये कह सकते हो कि इस साल का अभी तक का ये बेस्ट पेपर व्यू था। मतलब इतने सारे शॉक्स OMG मोमेंट्स इसके अंदर, हम सब के बारे में बात करेंगे। तो बिल्कुल भी लेट नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किक ऑफ मैच से, जो था बिग ई वर्सेस बैरन कॉर्बन के बीच में। अब मैच जैसे ही शुरू होता है, बिग ने तो अच्छा खासा स्टार्ट किया मैच के ऊपर, लेकिन कुछ देर बाद ही कॉर्बन ने अच्छा रिटर्न करके मैच में डोमिनेट करने की कोशिश करी। लेकिन जैसे ही मैच चल रहा था, कॉर्बन चले गए अपना वो ब्रीफकेस लेने के लिए जो रखा हुआ था रिंग अनाउंसर टेबल के ऊपर। अब वो देख के बिग की थोड़ी सी जल जाती है। वो वहां से कॉर्बन को खींच के लेके आते हैं, रिंग के ऊपर अपना रनिंग स्पीयर लगाते हैं, उसके बाद में बिग एंडिंग लगाते हैं और वो इस मैच को जीत जाता है। और फिर वो अपना मनी इन द बैंक का ब्रीफकेस लेकर क्राउड के साथ सेलिब्रेट करने लगते हैं। अब बात करते हैं मेन शो की। पहला ही मैच था फैन फेवरेट टीम RK Bro और ओमस एंड AJ स्टाइल्स की टीम के बीच में, जो कि था रॉ टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए। अब मैच की शुरुआत करते हैं रैंडी ऑर्टन और AJ स्टाइल्स। लेकिन AJ स्टाइल्स को ज़्यादा देर रैंडी ऑर्टन के साथ लड़ना नहीं पड़ता है, क्योंकि रैंडी ऑर्टन क्विकली रिडल को टैग इन कर देते हैं। अब ये देखकर AJ स्टाइल्स भी अपने टैग टीम पार्टनर ओमस को टैग इन कर लेते हैं। अब ओमस को जिसके लिए बुलाया गया था, ओमस ने सिर्फ वही काम किया है AJ स्टाइल्स के लिए। ओमस ने विडल का पेस थोड़ा सा स्लो कर दिया और थोड़ी देर बाद उसने AJ स्टाइल्स को वापस से टैग इन कर लिया। अब मैच ऐसा कुछ देर चलता है, ऐसे कर करके बहुत मुश्किल से विडल एक टाइम पर रैंडी ऑर्टन को टैग इन कर लेते हैं। और जैसे ही रैंडी ऑर्टन को टैग मिलता है, वो आकर AJ स्टाइल्स को एकदम धो डालते हैं। ओमस ने थोड़ा सा रिंग साइड में वापस आने की कोशिश की मैच में, लेकिन विडल ने उनको रिंग साइड में धक्का लगाकर साइड कर देते हैं। और फिर क्या था, रैंडी लगाते अपना RKO AJ स्टाइल्स के ऊपर और हमें मिल चुका है हमारे नए रॉ टैग टीम चैंपियंस। और जैसे ही वो चैंपियंस बनते हैं, क्राउड की तरफ से भी काफ़ी अच्छा पॉप मिलता है हमारे टीम RK Bro को। अगला मैच आता है एलेक्सा ब्लिस और ईवा मैरी के बीच में। अब क्योंकि ये मैच समर स्लैम के मेन शो में था, तो सबको ये लग रहा था कि इस मैच में कुछ सरप्राइज या शॉक्स हो सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं दिखा हमें इस मैच से। मैच नॉर्मल पेस में स्टार्ट होता है। मैच जैसे ही कुछ देर जाता है तो एलेक्सा ब्लिस की जो डॉल है लिली, उसको उठा के ईवा मैरी थप्पड़ मारने लगती है और वो उसी डॉल से एलेक्सा ब्लिस को भी मार देती है। अब ये देख के एलेक्सा ब्लिस को आ जाता है गुस्सा। उन्होंने वही अपने हाथ पांव टेढ़े करके कुछ शॉट्स लगाए ईवा मैरी के ऊपर और वो आराम से ईवा मैरी को पिन करके ये मैच को जीत जाते हैं। अब जैसे ही वो मैच जीत जाती है, वो तो एलेक्सा ब्लिस वहां से चली जाती है, लेकिन डूडवॉप जो होती है रिंग के पास में, वो माइक लेके वही बोलती है जो ईवा मैरी हमेशा डूडवॉप के मैच के लिए बोलती है। लेकिन इस टाइम डूडवॉप बोलती है द लूजर ऑफ द मैच इज ईवा मैरी, और वो वही ईवा मैरी का गाउन पहन के वहां से चली जाती है। फिर आता है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए शेमस और डेमियन प्रीस्ट का मैच। ये पूरा मैच काफी हार्ड हिटिंग था, बहुत सारे नियर फॉल्स थे इसके अंदर। शुरू में तो डेमियन प्रीस्ट ने अच्छा खासा स्टार्ट किया मैच के अंदर, लेकिन फिर एक स्पॉट आता है जब डेमियन प्रीस्ट रोप से बाहर जंप करने की कोशिश करते हैं शेमस के ऊपर। वो जंप सही से लगती नहीं है और डेमियन प्रीस्ट गलत तरीके से नीचे गिर जाते हैं, और इसी चांस का वेट कर रहे थे शेमस वहां से डेमियन प्रीस्ट को लेते हैं और उसके बाद बहुत टाइम तक वो मैच में डोमिनेट करने लगते हैं। अब इस मैच की एंडिंग कुछ ऐसे होती है जब शेमस ने एक लॉक में फंसा कर रखा हुआ था डेमियन प्रीस्ट को, लेकिन डेमियन प्रीस्ट क्या करते हैं, वो शेमस का जो मास्क है उसी को पकड़ के वो उतार देते हैं। अब जैसे ही मास्क उतरता है, शेमस थोड़े से प्रोटेक्टिव हो जाते हैं और इसी बात का फायदा उठाया डेमियन प्रीस्ट ने अपने आप को लॉक से छुड़वा के शेमस के ऊपर अपना फिनिशर रिकॉर्डिंग लगा लिया और वो बन गए हमारे न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। फिर आता है समर स्लैम का एक बहुत बड़ा OMG मोमेंट। अब मैच तो ये था बियांका ब्लेयर और साशा बैंक के बीच में, लेकिन कुछ दिनों से ये बात चल रही थी कि शायद साशा बैंक्स इस मैच के लिए अवेलेबल ना हो। हमने लास्ट नाइट भी देखा था स्मैकडाउन में, जब वो अवेलेबल नहीं थी स्मैकडाउन के एपिसोड में, और उसने अपीयरेंस भी नहीं करी थी। अब बियांका ब्लेयर अपने नॉर्मल से एंट्रेंस करती हैं और वो वेट करती हैं ताकि साशा बैंक्स वहाँ पे पहुंचे, लेकिन तभी अनाउंसर वहाँ पे अनाउंस करते हैं कि साशा बैंक इज अनेबल टू कम्पीट टुनाइट, और उनकी जगह पे आज कम्पीट करने वाले हैं कार्मेला। अब जैसे ही कार्मेला का नाम अनाउंस होता है, क्राउड बहुत बू करने लगते हैं और बियांका ब्लेयर के चेहरे में भी दिख रहा था कि वो भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड लग रही थी। तो बियांका ब्लेयर तब माइक लेती हैं और बोलती हैं कि साशा बैंक्स, मैं तुम्हें किसी और दिन देख लूंगी, लेकिन फिलहाल कार्मेला, अब मेरा सारा फ्रस्ट्रेशन तुम पे निकलने वाला है। और तभी थीम सॉन्ग प्ले होता है द मैन बेकी लिंच का। जी हाँ, बेकी लिंच वापस आ चुकी है WWE के अंदर। क्राउड एकदम पागल हो गई, सारे लोग बेकी के चैंस लगा रहे थे।
हमने ये भी देखा कि बियांका ब्लेयर भी उसको देख के बहुत कूदने लगी और बहुत खुश होने लगी, और ये एक्सपेक्टेड भी था क्योंकि सबको पता था जब बेकी लिंच वापस आएगी तो ऐसा ही उसको रिसेप्शन मिलने वाला है। अब म्यूजिक तो रुक गया, लेकिन तब भी लोग बेकी बेकी के चैंट्स लगा रहे थे। क्राउड अभी भी पागल हुई पड़ी थी। लेकिन तब बेकी ने बोला कि रुको बियांका ब्लेयर, मैं तुमको बाद में देखती हूँ, अब मैं थोड़ा कार्मेला से बातचीत कर लेती हूँ। अब कार्मेला से बातचीत तो हुई नहीं, वो कार्मेला को मार के धो के साइड में लगा दिया। फिर वापस आके बेकी ने बियांका ब्लेयर को स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए चैलेंज इशू किया। बियांका ब्लेयर ने कुछ देर सोचा, लेकिन उसने फिर चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। अब जैसे ही बेल बजा मैच शुरू होने के बाद 10 सेकंड के अंदर हमें हमारा मिल गया नया स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन। बियांका को ये समझ में ही नहीं आया उसके साथ ये क्या हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो रोने लगी थी, जिनके साइड वो बैठ के बहुत डिसअपॉइंटेड लग रही थी। लेकिन अगर आप बेकी लिंच के सामने हो, आपके साथ ऐसे होने ही वाला है। अब क्योंकि ये बहुत छोटा सा एकदम स्क्वैश टाइप का मैच था, तो ये बिल्कुल मत सोचना कि इनके बीच में कोई बड़ा मैच आगे देखे नहीं होगा, वो ज़रूर होने वाला है। साशा बैंक्स भी बाद में आके ये क्लेम कर सकती हैं कि भाई मैं तो लड़ी नहीं, तो मुझे भी चैंपियनशिप के लिए मौका चाहिए, तो क्या हो सके कि ये एक ट्रिपल थ्रेट मैच बन जाए फ्यूचर के लिए। तो देखते हैं क्या चलता है इन तीनों के बीच में। वैसे ये बहुत कमाल का सेगमेंट था। नेक्स्ट हमें मिलते हैं ड्रू मैकिंटायर वर्सेस जिंदर महल का मैच। बिल्कुल भी परेशान नहीं किया इस मैच ने हम लोग को, बहुत शॉर्ट चला ये मैच शुरू होने के बाद ही ड्रू मैकिंटायर ने क्लेमोर की तैयारी करने होते हैं, लेकिन जिंदर महल जैसे जैसे साइड हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर जिंदर महल ने परेशान करने की कोशिश की मैकिंटायर को, बस उससे मैकिंटायर ज्यादा परेशान हुए नहीं। मैकिंटायर लगाते हैं अपना क्लेमोर, 1 2 3, मैकिंटायर विंस ओवर जिंदर महल। मैच खत्म। अगला मैच आता है स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए द उसोस और द मिस्टीरियोस के बीच में। मिस्टीरियोस ने ये मैच काफी फास्ट पेस पे शुरू करने की कोशिश करी। हमने ये भी देखा कि डोमिनिक एडी गुरेरो का वो 3 एमिगोस का मूव लगाते हैं। अब ऐसा करते करते बीच में एक साइलेंस टैग हो जाता है। आई थिंक जे ने जिमी को कर लिया या फिर जिमी ने जे को टैग इन कर लिया, जो कि डोमिनिक नोटिस नहीं करते हैं, और इनकी वजह से डोमिनिक को आगे जाके बहुत सी पनिशमेंट झेलनी पड़ती है। लेकिन जैसे जैसे डोमिनिक रे को टैग इन कर लेते हैं, रे मिस्टीरियो अपने कुछ मूव्स लगाते हैं, अपना 619 भी लगाते हैं, लेकिन उससे कुछ ज्यादा फायदा होता नहीं है। लास्ट ने उसो ने अपना उसो स्प्लैश लगा के इस मैच को जीत लिया और अपनी चैंपियनशिप्स को भी रिटेन कर लिया। अगला मैच आता है रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए शार्लेट फ्लेयर वर्सेस निकी एयर वर्सेस रिया रिप्ले के बीच में। अब क्योंकि ये ट्रिपल थ्रेट मैच था, इस मैच में मूव्स बहुत अच्छे लगाए थे तीनों परफॉर्मर्स ने। तीनों परफॉर्मर्स की परफॉर्मेंस बहुत कमाल की रही थी। काफी कूल स्पॉट्स थे इस मैच के अंदर। एक बहुत कमाल का स्पॉट था जब निकी ने शार्लेट और रिया के ऊपर वो टॉप रोप से क्रॉस बॉडी लगाई थी। एक और एक अच्छा मूव था जब शार्लेट ने दोनों के ऊपर बैक फ्लिप लगा के दोनों को गिरा दिया था। मैच की एंडिंग कुछ ऐसे होती है जब शार्लेट ने अपना फिंगर 8 सबमिशन लगा दिया निकी के ऊपर। निकी उसको नहीं झेल पाई और निकी ने कर दिया टैप आउट, और आपके नए वुमेन्स चैंपियन है शार्लेट फ्लेयर। काफी सारे लोगों को इससे खुशी नहीं होगी कि शार्लेट को क्यों आपने दोबारा से चैंपियनशिप दे दी, लेकिन जो है वो है। WWE वही करेगी जो वो करना चाहती हैं, इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। और फिर शुरू होता है 7 years इन द मेकिंग फर्स्ट टाइम एवर ड्रीम मैच एज और सेथ रॉलिंस के बीच में। सेथ रॉलिंस अपनी नॉर्मल वाली एंट्रेंस करके रिंग में आते हैं, बट एज आते हैं एक फ्यूजन जैसी एंट्रेंस के साथ। वो फ्यूजन एक डार्क ब्लड वाली थीम में, और जो उसकी नॉर्मल म्यूजिक होती है यू थिंक यू नो मी, उस म्यूजिक को मिलाकर एक थीम बनाई गई थी। बहुत कूल लग रही थी, बहुत कमाल की एंट्रेंस लग रही थी वो। एज रिंग में आते हैं और उन दोनों के बीच में मैच शुरू होता है। अब जैसे ये मैच शुरू होता है आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर सकते हो, क्योंकि सेथ रॉलिंस बार बार एज के वही सर्जिकली रिपेयर नेक को टारगेट कर रहे थे। वो रिंग पोस्ट के ऊपर हो गया या फिर स्टील वाले स्टेप्स के ऊपर हो गया, बार बार उसके ऊपर ही अटैक करते रहते थे। शुरू से लेके ज्यादातर मैच ऐसे ही चला था कि जैसे ही एज कुछ ना कुछ मोमेंटम लेने की कोशिश कर रहे थे, सेथ रॉलिंस उसको काउंटर करके उसी नेक के ऊपर बार बार अटैक कर रहे थे। एक कमाल का स्पॉट हमने तब देखा था जब एज टॉप रोप के ऊपर से सेथ रॉलिंस को एक स्पिनिंग नेक ब्रेकर लगाते हैं, और उसके बाद हमने देखा कि जो स्पेस है वो थोड़ा सा मोमेंटम शिफ्ट हो गया एज की तरफ। एज ने अपने वाइफ बेथ फिनिक्स का जो मैन्यूवर है ग्लोरियस स्लैम, वो लगाया सेथ रॉलिंस के ऊपर। एज फिर स्पीयर की तैयारी कर रहे थे, लेकिन सेथ रॉलिंस ने उसी स्पीयर को पेडिग्री में काउंटर कर दिया था। बट मैच एंड तब होता है जब एज लगाते हैं अपना वो पुराने वाला एक मूव एजुकेटर, अगर आपको याद होगा वो पहले लगाया करते थे। उस मूव के बाद एज ने लगाया अपना क्रॉस फेस मैन्यूवर, उस पे सेथ रॉलिंस कर चुके हैं टैप आउट, और इस 7 years इन द मेकिंग वाले मैच में एज आते हैं हमारे विनर। फिर हमें एक छोटा सा फनी सेगमेंट देखने को मिलता है जब मिज एंड मॉरिसन आते हैं अपने वो बड़े से डिस्ट्रिक्ट लेके, और उसके बाद जेवियर वुड्स भी आते हैं, और वो जेवियर वुड्स वही डिस्ट्रिक्ट लेके मिज एंड मॉरिसन के ऊपर वो पानी फेंकने लगती है। बस थोड़ा
छोटा सा एक सेगमेंट था जो कि ऑडियंस को खुश करने के लिए था, ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं इसमें। हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट के ऊपर। अगला मैच हमें देखने को मिलता है WWE चैंपियनशिप के लिए गोल्डबर्ग और बॉबी लैशली के बीच में। पहले ही मैं आपको ये बता दूं कि ये गोल्डबर्ग का नॉर्मल 2 मिनट जैसा मैच नहीं था। इसमें स्पीयर, जैक हैमर के अलावा भी बहुत कुछ देखने को था। सबसे पहले जो हमने देखने को मिला मैच शुरू होने के बाद कि बॉबी लैशली और गोल्डबर्ग एक दूसरे के साथ लॉक हॉर्न्स कर रहे थे। मतलब गोल्डबर्ग जो करते हैं नॉर्मली आके स्पीयर लगाते हैं, वैसा इस बार नहीं था। वो लोग आपस में हॉर्न लॉक करने की कोशिश कर रहे थे। गोल्डबर्ग ने 2 बॉडी स्लैम भी लगाया जबरदस्त बॉबी लैशली को। और हमने एक चीज और नोटिस करी कि गोल्डबर्ग को लास वेगास की क्राउड बू कर रही थी और बॉबी लैशली को चीयर कर रही थी। अब ऐसा करते करते गोल्डबर्ग जाते हैं अपने स्पीयर के लिए बॉबी लैशली के ऊपर, लेकिन एमवीपी क्या करते हैं, अपनी वो स्टिक लेके गोल्डबर्ग की पैर में मार देते हैं। और जैसे ही वो मारते हैं कुछ सेकंड्स बाद गोल्डबर्ग को नी में परेशानी होने लगती है और फिर शुरू होता है दी ऑलमाइटी का डोमिनेंस। उसने गोल्डबर्ग को फिर से मारा, बॉडी स्लैम लगाया, सब कुछ कर रहे थे। और लेकिन जैसे ही वो स्पीयर लगाने की कोशिश कर रहे थे, रेफरी ने बेल बजा के कॉल आउट कर दिया कि गोल्डबर्ग आगे कम्पीट नहीं कर सकते। ये मैच की एंडिंग थोड़ी सी अटपटी सी थी क्योंकि वो तो स्पीयर लगाने के बाद भी खत्म कर सकते थे, लेकिन पता नहीं WWE की बुकिंग थी ये। अब लैशली मैच तो जीत चुके थे लेकिन फिर भी उसको अपना डोमिनेंस दिखाना था सबको, तो वो एक चीयर लेके आते हैं, चीयर शॉट्स लगाते हैं गोल्डबर्ग के वही इंजर्ड वाले नी के ऊपर। अब जब 2-3 बार उसने अपना चीयर शॉट्स लगा दिया तो गोल्डबर्ग के सन वहां पे आ जाते हैं और पीछे से लैशली को पकड़ लेते हैं और लैशली गोल्डबर्ग के सन को हर्ट लॉक में फंसा लेते हैं। फिर थोड़ी देर फंसाने के बाद जब गोल्डबर्ग के सन को बॉबी लैशली हर्ट लॉक से छोड़ते हैं तो वहाँ एमवीपी आ जाते हैं। एमवीपी आके कहते हैं कि देखो लैशली ने तो देखा ही नहीं था कि लैशली को पीछे से किसने अटैक किया था, वो तो सिर्फ अपने प्रोटेक्शन के लिए हर्ट लॉक लगाया था। और ये बोल के वहाँ से चले जाते हैं। और फिर जैसे ही गोल्डबर्ग देखते हैं कि उसके सन वहाँ पे इंजर्ड हो चुके हैं, गोल्डबर्ग सन को देखने आते हैं और लैशली की तरफ वो मुंह करके बोलते हैं आई विल किल यू। अब देखते हैं इन दोनों करते हैं शो के मेन इवेंट जो कि था रोमन रेंस वर्सेस जॉन सीना यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। अब सबसे पहले जो हमें देखने को मिलता है कि जॉन सीना जो टी शर्ट पहन के आ रहे होते हैं मैच के लिए, उसके पीछे वो उसने WWE की जितने भी चैंपियनशिप जीते हुए होते हैं उसके डेट्स लिखे होते हैं। उसके बाद रोमन रेंस आते हैं, मैच शुरू होता है। मैच की शुरुआत से हम ये देखते हैं कि सीना 1-2 करके कवर करने की कोशिश करते हैं रोमन रेंस को, लेकिन ये ज़्यादा देर तक चलता नहीं है। रोमन रेंस क्विकली एक मैन्यूवर करके अपना डोमिनेंस वापस लेते हैं और उसके साथ साथ कुछ ट्रैश टॉकिंग भी करते हैं सीना के साथ। वही हेड ऑफ द टेबल और फिर ट्राइबल चीफ वाली जो उनकी ट्रैश टॉकिंग चलती है, वही सेम चीज़ वो करते हैं जॉन सीना के साथ। ऐसे ही कुछ देर मैच चलने के बाद जॉन सीना ने अपना AA वाला मूव रोमन रेंस के ऊपर लगा दिया, लेकिन उस पे रोमन रेंस कर देते हैं किक आउट। बाहर की तरफ हम लोग देखते हैं कि जो अनाउंसर टेबल रखी होती है उसके ऊपर जॉन सीना ने दोबारा से AA लगाया रोमन रेंस के ऊपर। वो रोमन रेंस को ड्रैग करके लेके आते हैं रिंग के अंदर, लेकिन रोमन रेंस ने उसके ऊपर भी किक आउट कर दिया था। फिर वापस हम लोग ये देखते हैं कि रोमन रेंस को वो रिंग के ऊपर लेके जाते हैं, एक सुपर AA लगा देते हैं रोमन रेंस को जॉन सीना, लेकिन उसके बाद भी रोमन रेंस ने किक आउट कर दिया। अब सुपर ए लगाने के बाद भी अगर आपका किक आउट हो जाता है तो जॉन सीना बहुत डिसअपॉइंटेड दिख रहे थे उस टाइम पे। क्राउड भी बहुत डिसअपॉइंटेड लग रहा था, बहुत शॉक लग रहा था कि कैसे रोमन ने इसके ऊपर किक आउट कर लिया। कुछ देर मैच ऐसे चलने के बाद रोमन ने अपना सुपरमैन पंच लगाया, एक स्पीयर लगाया जॉन सीना को, 1 2 3 एंड योर स्टिल यूनिवर्सल चैंपियन इज रोमन रेंस। अब इसके बाद मैच तो खत्म हो जाता है, लेकिन इसके बाद आता है एक बहुत बड़ा OMG मोमेंट ऑफ द नाइट। म्यूजिक प्ले होता है द बीस्ट ब्रॉक लेसनर का। और सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा ब्रॉक लेसनर की लुक की तरफ। वो जो लग रहा था, वो आप एक बार उसका फोटो देखोगे कहीं भी जाके, वो आप देख सकते हो उसका लुक एकदम डिफरेंट लग रहा था। जैसे ब्रॉक लेसनर हमेशा आते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं था। वो बहुत ज्यादा बल्ड अप लग रहे थे, उसकी टी शर्ट वगैरह बहुत टाइट लग रही थी, शोल्डर भी बहुत मसलर लग रहे थे, एकदम डिफरेंट लुक पे आए थे ब्रॉक लेसनर। और ब्रॉक लेसनर रिंग की तरफ बढ़ते हैं, रोमन के साथ उनका फेस टू फेस होता है। रोमन में बिल्कुल शॉक्ड, पॉल हेमन की तो बात ही मत कीजिए, वो तो ऐसे लग रहे थे जैसे वो पूरे रो ही पड़ेंगे। जैसे तैसे पॉल हेमन रोमन को रोक के वहां से दोनों चले जाते हैं और ब्रॉक लेसनर वहां पे स्टैंड टॉल करते हैं। समर स्लैम का नाइट यहाँ पे खत्म होता है। अब आगे ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना कि इनकी स्टोरी लाइन कैसे चलती है। अब ब्रॉक लेसनर आ चुके हैं, अब पॉल हेमन उनके साथ नहीं है, ब्रॉक लेसनर बात कैसे करेंगे, वो किसी और को लेके आते हैं क्या, कैसे इनकी स्टोरी लाइन चलती है, ये बहुत देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो आज की ये वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको ये पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। उसके साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको रेसलिंग से जुड़ी हर न्यूज, इवेंट्स और अपडेट्स की जानकारी इस चैनल पर मिलती रहे। तो ठीक है बंधु, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।